Hello students. So we are going to start with the Competition Act of 2002. So as we discussed, obviously paper 6D economic laws open book पेपर है, तो जो भी इसके कोर्स है, कंटेंट है, एक्ट है, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स ही बनवाऊंगा ताकि बहुत कम पेजेस में, चाहे देख के पेपर में लिखना है, लेकिन आपको एक अच्छी फीलिंग आ सके। बट एज वी डिस्कस्ड, नेचुरल है, ओपन बुक है, तो हमें कोई XYZ बुक नहीं करनी है, हमें इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल तक रहना है, तो मॉड्यूल के पेज नंबर जरूर हम इसके साथ लिखेंगे, ये कंटेंट कहां पे कैसे है। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस एक्ट, ऑब्वियसली कोई भी एक्ट होता है तो उसके आने के पीछे एक कारण होता है, एक रीजन होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज इसके इंट्रोडक्शन कह लें, इसका इतिहास कह लें, इसके बेसिक्स कह लें। देखिए, अगर हम प्रिंटेड बुक से पढ़ें तो हार्डली 10 मिनट लगेंगे, लेकिन वो ये रिटेंशन फैक्टर नहीं रहता, तो कुछ मेन चीजें, मेन मुद्दे आपको ढंग से याद रहे तो हमेशा लिखने का ये एक बेनिफिट रहता है। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें, आप चाहे इसे हिस्ट्री वगैरह भी कह सकते हैं, रीजनिंग कह सकते हैं, बेसिक्स कहें, जो कहना चाहें कह लें। तो सबसे पहले स्वाभाविक है भाई, एक्ट का नाम आपके सामने है, द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो वर्ड तो हमें एक ही दिख रहा है और वो है कंपटीशन। तो प्रश्न ये है भाई, कंपटीशन का मतलब क्या है। देखिए, इतना आप सारे समझते हैं, हर एक्ट में डेफिनेशंस होती हैं, इस एक्ट में भी है, सेक्शन नंबर 2 के अंदर है, लेकिन कंपटीशन जो वर्ड है वो सेक्शन 2 में डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो जब एक्ट स्टार्ट करें, मीनिंग तो पता हमें होना चाहिए। तो अब कंपटीशन का जो मीनिंग है वो हम कहां से लेंगे। तो भाई, इसके लिए यहीं से हमें कुछ चीजें सीखने को भी मिलेंगी। तो इसका डेफिनेशन कहें या मीनिंग कहें, एक ज्वाइंट रिपोर्ट आई थी, ज्वाइंट रिपोर्ट, मिलकर बनाई गई एक रिपोर्ट। अब ये ज्वाइंट रिपोर्ट किसने बनाई। तो ये ज्वाइंट रिपोर्ट थी वर्ल्ड बैंक। यहां से हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, भाई वर्ल्ड बैंक क्या है, ये चीज कहां से है, ये वो, यू विल लर्न अ लॉट। तो एक एक चीज हम लेते जाएंगे, आपको बात समझ में आएगी। OECD, अब भाई ये क्या है OECD, शायद सुना हो आपने इकोनॉमिक्स में। ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर किस चीज की, इकोनॉमिक, C से कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहां से आपको सीखने को मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक पूरा देश, पूरा संसार, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, सब मिलके चलें। MNCs पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कहीं भी करें, फ्री ट्रेड, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो रिपोर्ट थी, इसका नाम अ रिपोर्ट जो बनी, ये एक फ्रेमवर्क कह लें, एक रिपोर्ट कह लें, तैयार हुआ फॉर द डिजाइन ऑफ, कि एक डिजाइन तैयार किया जाए, भाई किस चीज का, फॉर द डिजाइन एंड वर्ड लेते हैं, एंड इंप्लीमेंटेशन। सिर्फ तैयार करके ही काम नहीं बनेगा, उसको इंप्लीमेंट भी करें, एंड इंप्लीमेंटेशन। भाई किसका, ऑफ कंपटीशन। दो चीजें, अच्छे कंपटीशन के लिए आपको एक लॉ बनाना जरूरी है। लॉ तभी बनाओगे जब आपके पास एक अच्छी पॉलिसी है। लॉस तो हर देश अपना बनाएगा, बट एक पॉलिसी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप बना पाओगे। तो उसके ऊपर एक ज्वाइंट रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी,
तो यहां अब हम लेने जा रहे हैं कंपटीशन का डेफिनेशन। तो इन्होंने कहा कंपटीशन मीन्स, तो कंपटीशन क्या है? अगर हम कुछ टुकड़ों में तोड़ें डेफिनेशन को, अ सिचुएशन, ये एक स्थिति है। कहां है? इन अ मार्केट है, कोई भी मार्केट, मार्केट लोकल एरिया पे, रीजनल, कंट्री लेवल, वर्ल्ड लेवल, कुछ भी हो सकता है। एक सिचुएशन है इन अ मार्केट जहां पे इन विच आप फर्म कहें, फर्म्स कहें, सेलर्स कहें, तो सेलर्स क्या कोशिश करते हैं? अपने अपने लेवल पे इंडिपेंडेंटली स्ट्राइड, कोशिश करना फॉर बायर्स, कि जो बायर है सिर्फ उनका हो जाए, पैट्रोनेज उनका हो जाए। अब एग्जाम में कहीं क्या ये चीज आएगी? इस तरह की चीज नहीं आएगी। बट चलिए, जब आप चाहे ओपन बुक पेपर है, आप अपने नोट्स बनाते हैं, एक कॉन्फिडेंस आता है जिससे आप पास हर कोई हो जाएगा। बट आप 70-80 मार्क्स जिसे कहते हैं एग्जाम्शन लाना या ग्रुप का टोटल बनाने में आपको बड़ा हेल्प करेगा ये चीज है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू अचीव, तो आपका एक डेफिनेट गोल है। इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान चाहता है मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, कोई कहता है यार प्रॉफिट परसेंटेज चाहे कम हो, क्वांटिटी ज्यादा बिके, और कोई कहता है भाई मेरे लिए मैटर करता है मार्केट शेयर, किसी और के पास ग्राहक जाए ना, द वर्ड इज शेयर, राइट। तो ये है कंपटीशन का मतलब, जो कि दिया वर्ल्ड बैंक ने, OECD ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देखिए, अगर हम स्टडी मैट की बात करें तो स्टडी मैट जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, नवंबर 2020 का, अक्टूबर नवंबर 2020 में जो स्टडी मैट आया, चाहे मेरी ये रिकॉर्डिंग जुलाई एंड में है, अगस्त तक जाएगी की, लेकिन जो मॉड्यूल है उसके हिसाब से स्टडी मैट हम कहें विद द टाइम। देखिए स्टडी मैट आपका, तो यहां देख सकते हैं दिस इज चैप्टर नंबर 1 स्टडी मैट में, और उसका पेज नंबर 1.2। तो 1.2 पेज के ऊपर यही सब कुछ है। तो पेज नंबर आप जरूर लिख सकते हैं ताकि पेपर में, वैसे तो आप हैंड रिटन भी ले जा सकते हैं, क्या दिक्कत है, बट अगर पेपर में पेपर ऑब्वियसली आ रहा है तो बुक को भी खोलोगे तो कोई पेज नंबर भी तो पता होना चाहिए। तो अपने हैंड रिटन नोट्स पे बनाते हो तो पेज नंबर जरूर आप स्टडी मैट का उसके साथ लिखें। तो आज जो भी मैं कुछ आपको बेसिक्स करवाने वाला हूं, चाहे वो प्रश्न बाद में नीड ऑफ कंपटीशन आए, रोल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ, क्योंकि बेसिक्स की बात करूंगा, तो ये जितने भी मैं बेसिक्स की बात करूंगा तो ये आपके पेज नंबर 1.2 से लिख के 1.4 यहां आप देख रहे हैं, और मैं इसे मोटा मोटा कहूंगा यहां तक हम जाएंगे ऑब्जेक्ट्स 1.5 पेज तक। तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा रहेगा, आप जरूर साइड में, चाहे आप अपना यहां पे जैसे आप लिख सकते हैं कि स्टडी मैट पेज नंबर 1.2 से, क्योंकि 1 पॉइंट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 स्टडी मैट में वो दिया गया है। क्योंकि इसके बाद चाहे 2021 जुलाई एंड में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वाला लेक्चर, लेकिन हो सकता है हमारा नया स्टडी मैट भी आ जाए, तो कोई एक आधा पेज ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो अब तक जो है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, शायद आपके पास भी यही हो, राइट। सो ये हो गया जी कंपटीशन का मतलब। अब नेक्स्ट जो इन्होंने
स्टडी मैट में हमें एक छोटा सा प्रश्न दिया, नीड ऑफ, देखिए बार बार ये वर्ड कंपटीशन आएगा तो बेटर होगा हम उसके लिए एब्रीवेटेड फॉर्म इस्तेमाल कर लें। तो मैं बार सी वर्ड लिख दूंगा क्योंकि बार बार लिख के हम परेशान होते रहेंगे, राइट। तो भाई कंपटीशन की जरूरत क्यों है? तो देखिए नीड ऑफ कंपटीशन के ऊपर इन्होंने बात करी कि 19th सेंचुरी में एक व्यक्ति जिसका नाम था फिलिप हार्वुड नाम से, तो ये जो व्यक्ति था ये एक जर्नलिस्ट था। तो इस आदमी ने कहा ट्रेड के ऊपर, क्योंकि कंपटीशन है तो कंपटीशन का सबसे बड़ा रिक्विजिट क्या है? ट्रेड। तो ऑब्वियसली इसने ट्रेड के ऊपर कह लीजिए कुछ बातें करी, कुछ लिखा। तो इसने कहा ट्रेड के ऊपर एम्फसाइज्ड कि जो ट्रेड होना चाहिए वो होना चाहिए फ्री ट्रेड, कोई रोक टोक ना हो, देश हो वर्ड हो, कोई रोक टोक ना हो, फ्रीली जिसमें है जितना दम वो करे। क्योंकि बेनिफिट क्या है, जब आपको एक फ्री मार्केट मिल रही है, ओपन एरिया मिल रहा है, मेहनत करोगे आप, इन्वेंशन होगी, इनोवेशन होगी, कॉस्ट कंट्रोल करोगे, बेटर प्रोडक्ट दोगे, एंड जैसे एक बेसिक भाषा में हम कहते हैं कस्टमर इज द किंग। तो कस्टमर अपने आप डिसाइड करेगा उसे किससे सामान लेना है या नहीं लेना है, और उसको बेस्ट मिल सके, नेचुरल है, कम प्राइसिंग के ऊपर। तो कहता है फ्री ट्रेड होना चाहिए, और फ्री ट्रेड का मतलब है पूरी आपको लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, कि आप सेल करें, या 19th सेंचुरी की बात है बार्टर करें, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कह लीजिए, ये वो। तो इन चीजों के ऊपर उसने कहा, और भी कुछ चीजें हमारी थोड़ी बहुत ये वो। लेकिन मेरा यहां काम है, जब मैं आपको हैंड रिटन दे रहा हूं तो मोटी मोटी मैंने चीज बता दी। अब आप पढ़ना चाहें, देखिए आपका थोड़ा टाइम भी सेव होता है। अब आप ओपन बुक का आप देखिए, इसके बारे में और भी फालतू बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं क्रंच मेन मुद्दा जो आपको अच्छे से हेल्प कर सके वो मैं आपको लिख के स्टिल दे रहा हूं। वरना आप पेज नंबर मैंने बता दिया, आप पढ़ भी सकते हैं, मैं पढ़ सकता हूं। अगर मैं पढ़ के ही से पढ़ाऊं, बिलीव मी, मेरा बिल्कुल उस तरह से भी लेक्चर है, किसको चाहिए तो वो भी ले सकता है, तो 15 मिनट के अंदर ये लेक्चर कवर हो जाता है। बट पॉइंट है 15 मिनट में कवर तो हो गया, 5 पेज भी कवर हो गए। अगर किसी से पूछ लिया जाए आपको हार्वुड का मालूम है, तो बंदा कहता हार मालूम है, वुड पता नहीं। तो आप एक पेज के अंदर लगभग मैं लिख दूंगा हैंड रिटन सारा, तो कभी भी आप देखोगे कि अंदर से आपको क्या निकल के आएगा, कॉन्फिडेंस, ये आपको जरूर मिलेगा। एंड दिस इज आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ। देन इसी तरह से रोल किस चीज का, ऑब्वियसली कंपटीशन का, किसके अंदर, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तभी देखिए बात थी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की। तो रोल तो ये है भाई, एक बहुत ही सिंपल सी बात ये है कि एक पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे मैंने जिक्र किया, एक पॉजिटिव रिलेशन है किसका, ऑफ कंपटीशन विथ, जैसे मैंने कहा इनोवेशन, इन्वेंशन। इनोवेशन चीजों को इंप्रोवाइज करना, बेहतर चीज देना, कम कॉस्ट पे देना। इन्वेंशन नई चीजें क्रिएट करना, जैसे बिजली से चलने वाले अब वाहन आ गए, दैट इज इन्वेंशन, राइट। ये इनोवेशन कह सकते हैं कि गाड़ी को चलाने के लिए आपने एक और फ्यूल क्रिएट किया। सो विद इन्वेंशन कहें, इनोवेशन कहें, प्रोडक्टिविटी कहें, जिसका मतलब है जैसे एक छोटे से पौधे पे ज्यादा फ्रूट ले लेना, कि आपने उसकी जो सीड है कुछ इस तरह की आपने तैयार करी। तो यहां पे एक स्ट्रेटेजिस्ट का मैं नाम इस्तेमाल करूंगा, माइकल पोर्टर नाम से।
इस व्यक्ति ने थोड़ा जापान से रिलेटेड है ये। तो इन्होंने एक किताब लिखी, कैन जापान कंपीट। तो इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत चीज कही, माइकल पोर्टर साहब ने। उन्होंने ये कहा कि जितना डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा कंपटीशन होगा उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एट वर्ल्ड मार्केट। मतलब किसी देश को अगर आगे बढ़ना है तो बड़ा जरूरी यह है कि भाई साहब आप सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में जाने के चक्कर में कुछ नहीं होगा, पहले आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट कंट्री लेवल पे कंपटीशन को अच्छा करें। सो दैट इज द मेन थिंग। तो इनके इस साहब के माइकल पोर्टर के साथ को ऑथर जो कि जापानीज थे, जिनका नाम हिरोटाका ताकुची, या हम तो शायद इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे टेकुची, जो भी कह लें आप, एंड मैरिको साकाकिबारा, ये दोस्त के कोऑथर थे। ऑब्वियसली इन्होंने अपनी रिसर्च करी और रिसर्च में इन्होंने ये कहा सिर्फ वो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर पाए इंटरनेशनली जिन सेक्टर्स में डोमेस्टिक कंपटीशन अच्छा था। तो परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल competition better of only those sectors having good domestic competition। कि आप अपने देश में अच्छा कंपीट करोगे तभी वर्ल्ड लेवल पे आप कंपीट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई साहब वर्ल्ड बैंक ने एंड OECD ने कि जरूरी चीज है कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी। तो आइए जरा इसके ऊपर बात करते हैं। कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ। तो यहां पे अगेन देखिए वर्ल्ड बैंक, हम आगे भी पढ़ेंगे, 1995 में आया था। वर्ल्ड बैंक ने इन 1996 के अंदर, वर्ल्ड बैंक ने 1996 के अंदर इसके ऊपर अपनी रिसर्च कहें या अपना पेपर पब्लिश किया। तो एक पेपर पब्लिश किया और उसमें इन्होंने कहा कि जो कंपटीशन पॉलिसी कौन बनाएगा, ऑब्वियसली बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, पॉलिसी होगी तभी आप लॉ बनाओगे। सो इन्होंने कहा जो कंपटीशन पॉलिसी है उसका जो मेन गोल होना चाहिए वो दो चीजों पे होना चाहिए, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, बढ़ाओ एंड बचाओ। अंडरस्टूड है किस चीज को, ऑफ कंपटीशन। इसी से रिलेटेड हमारे देश में एक कमेटी बैठती है, राघवन
कमेटी 1999 में, क्योंकि हमारे देश का लॉ तो तभी बनेगा, पहले एक पॉलिसी आया, वर्ल्ड बैंक ने इस चीज को कहा कि भाई आप ऐसे ऐसे करें, तो ऑब्वियसली सरकार ने एक राघवन कमेटी क्या करी, कॉन्स्टिट्यूट करी। और साथ में इससे रिलेटेड हम कहें 2001 में नोबेल प्राइज विनर जिनका नाम था जोसेफ स्टिग्लिट्स, अंग्रेजों के नाम है ऐसे ही होंगे, जोसेफ स्टिग्लिट्स, तो इन साहब ने कहा, नोबेल प्राइज विनर ने, कंपटीशन से रिलेटेड, कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन पॉलिसी is not a luxury to be enjoyed by rich countries। जैसे आपने यूरोप सुना है, तो यूरोप में जितनी कंट्रीज हैं उनके बॉर्डर आपस में ओपन है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तो आपस में वो क्या कर रहे हैं, कंपटीशन। दे आर रिच कंट्रीज, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ लग्जरी रिच कंट्रीज के लिए नहीं है, बट अब जरूरत है अ रियल नेसेसिटी, बट अ रियल नेसेसिटी फॉर दोज स्ट्राइविंग का मतलब फिर से कोशिश करना, टू क्रिएट डोमेस्टिक मार्केट इकोनॉमीज। कि हमारे देश के हाल ले लीजिए, देखिए आप यंगस्टर्स हैं, लेकिन मैं पिछली सेंचुरी से हूं, 20th सेंचुरी से, तो मैंने वो दौर देखा है कि जहां हमने कभी पिज्जा नहीं खाया, होता नहीं था देश में, पैटी भी नहीं होती थी, नाइकी रिबॉक हमने नहीं पहना, होते ही नहीं थे, रेबे नहीं पहना, होता ही नहीं था, कंप्यूटर तो भूल ही जाइए, वो भी एक दौर था, राइट। तो इसलिए पहले आप डोमेस्टिक लेवल पे तो कुछ करोगे। हमारा भारतीय तो पहले पिछली सेंचुरी में उसने बेचारे ने कभी इंडिया ही नहीं घूमा, बिकॉज कोई कंपटीशन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन होगा एक्टिविटीज बढ़ेंगी, और आप सारे जानते हैं इकोनॉमिक्स का रूल, द इनकम इज जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। अब बात करेंगे लॉ की, तो कंपटीशन लॉ क्या है भाई, पॉलिसी होगी तभी लॉ बनेगा। इज अ सबसेट, हिस्सा है किसका, नेचुरल लॉ ऑफ कंपटीशन पॉलिसी का। और जब लॉ बना रहे हो तो लॉ है, लॉ बनाने से काम नहीं होगा, मेकिंग इज समथिंग डिफरेंट, इंप्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट कैसे होगी, कोई अथॉरिटी तो बनाओ, लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप देश के अंदर बनाते हो पुलिस, सेम वे कंपटीशन लॉ के लिए आपको एक अथॉरिटी बनाना जरूरी है, इसलिए हमने भी अपने यहां एक अथॉरिटी बनाई। तो एक अथॉरिटी बनाई है ताकि उसको क्या दी जाए, इस लॉ से रिलेटेड पावर्स दी जाए, और उस ताकि वो इन्फोर्स कर सके इस लॉ को, और वो अथॉरिटी हमारे यहां, उसका नाम है CCI। ये बात करेंगे इस एक्ट के अंदर क्या, अभी मैंने एक्ट के बारे में तो बताया नहीं, कितने सेक्शन है, क्या है, एवरीथिंग वी गोना डिस्कस। तो CCI का पूरा फॉर्म क्या है, C फॉर कंपटीशन, दूसरा वर्ड आ गया फिर से C, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये एक अथॉरिटी बनाई गई है जो इन्फोर्समेंट करेगी। इसके बाद भारत में लॉ देखें, ये कंपटीशन एक्ट 2002 का है, तो पिछली सेंचुरी में क्या था, तो हम बात करने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ कंपटीशन लॉ, कि हमारे देश में ये किस तरह से इवोल्व होता है।
नेचुरल है जब लॉ की बात करें तो वी आर टॉकिंग ऑफ आवर कंट्री इन इंडिया। तो देखिए पहली बात, अगर हम, क्योंकि सारे लॉ अपनी पावर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 38 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात तो वो भी इसके फेवर में है कि अच्छी चीज है, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया है, सोशल मिलजुल के, इकोनॉमिक सब कमाए, फिलॉसफी, तो पहले हमारे यहां क्या था, अर्लियर हमारे यहां एक कानून था जिसका नाम था MRTP एक्ट। यह आपने फाउंडेशन वगैरह में पक्का पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, कि मोनोपोली ना बने, पहले ये था, उसी को हमने शिफ्ट अप करके बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये नया बनाया। तो होता क्या है, इन 1991 देखिए हिंदुस्तान के बड़े बुरे हाल थे। 91 में सरकार आती है कांग्रेस की और उनके बड़े लीडर राजीव गांधी का असैसिनेशन होता है, उसके बाद आती है लेड बाय PV नरसिम्हा राव। देश का इतना बुरा हाल था कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक हफ्ते का पैसा बचा था, बैंकरप्सी पे खड़े थे हम। इसलिए नरसिम्हा राव की सरकार ने पहली बार एक, कह लीजिए टीचर को, या RBI के गवर्नर भी ऑब्वियसली रहे हैं, 1991 में SMS सरदार मनमोहन सिंह को, जो कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे, देश का बनाया फाइनेंस मिनिस्टर, भाई संभालो कुछ करो। तो 1991 में सरदार मनमोहन सिंह को बनाया जाता फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आते सारी क्या किया, ओपनड इंडियन इकोनॉमी। तो हम भैया उस समय, मैं अपनी बात करूं तो 11वीं कक्षा का विद्यार्थी था मैं, हमने कुछ देखा ही नहीं। SD कॉलेज में हम आया करते थे, तो भैया सबसे बड़ा कॉलेज कह लीजिए हमारे चंडीगढ़ का, तो कुछ भी नहीं होता था, बहुत सिंपल जीवन। वैसे मेरे को वो जीवन ज्यादा पसंद है क्योंकि आपने दोनों देखे हैं, तो आई कैन कंपेयर, नो डाउट। आप वो बच्चे हैं मोबाइलों में बड़ी बड़ी कारें आपने देखी हैं, हमारे देश में तो पहले कोई कार नाम की चीज नहीं होती थी। तो मैंने जीवन दोनों देखे हैं, मुझे वो पसंद है बाय टेस्ट। लेकिन इन्होंने इंडियन इकोनॉमी ओपन करी और आप हैरान होंगे, 93 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोका कोला इंडिया में आई थी। और मुझे आज का दिन भी याद है जब पहली बार मैं कोका कोला पीने गया था, है ना। और आज कोका कोला तो जैसे कहते हैं ना, हर पार्टी में ऐसे बोतलें गिर रही हैं, अब तो कोई और बोतलें भी गिरने लग पड़ी कुछ ज्यादा ही, राइट। तो इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया और ये साहब क्या लिखे है, LPG, आपने वर्ड सुना होगा, आप लिख भी सकते हैं पूरा, लिबरलाइजेशन, मतलब रोक टोक मत लगाओ, आने दो बाहर की कंपनीज को, आएंगे इंडिया में पैसा लगाएंगे, कुछ ना कुछ क्रिएशन होगा, इनकम जनरेट होगी। प्राइवेटाइजेशन, सरकारी सेक्टर फेल हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन करो, प्राइवेट बैंक उसके बाद बनने स्टार्ट हुए। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल विलेज, आज देखिए आप एविएशन सेक्टर इंडिया का इतना ग्रो किया कि आप बाहर वाली कंट्रीज में आप जाते हैं, पहले कहां, इंडिया में जाना नहीं, हमने सोचा कभी बाहर तो कहां जाएंगे। तो ये सब कुछ इन्होंने खोला। और इस दौरान क्या होता है, उस समय था GATT, गैट स्टैंड्स फॉर, ये एक होता था जनरल एग्रीमेंट नेशंस का आपस में ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्योंकि देखो, अगर आप अमेरिका से इंडिया आ रहे हो कंपनी, अगर इंडिया वाले टैक्स ही ज्यादा ठोक देंगे तो प्रोडक्ट कहां से बिकेगा, टैरिफ रेट वगैरह, उसके लिए एग्रीमेंट हुआ करते थे। तो ये जो गैट था लॉस्ट सिग्निफिकेंस, ये चीज तब हुई खत्म। दरअसल होता क्या है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप सारे जानते हैं किसका हिस्सा है, राइट, वर्ल्ड बैंक एंड ऑल दैट। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तब होती है जी, इस्टैब्लिश होती है ऑन 1 जनवरी 1995।
यूएनओ का पार्ट, एज पर कंट्रीज की एक मीटिंग होती है यूरुग्वे में, एज पर यूरुग्वे राउंड एग्रीमेंट्स, वहां पे एग्रीमेंट साइन होते हैं कि एक नया दौर लेके आया जा सके। तो इसलिए हमारे यहां पे भी, फिर इंडिया में भी 1997 में देखिए एक एक्सपर्ट ग्रुप कमेटी वगैरह सरकार की तरफ से बनाई जाती है, और फिर थोड़ा चलिए उसके बारे में लिख देता हूं। 1997 में एक्सपर्ट ग्रुप कमेटी बाय गवर्नमेंट, और फिर देखिए क्योंकि 91 से 97 आ गए, तब तक सरकार आ गई थी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, भाजपा सरकार। तो 1999 में उस समय थे फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि देश के आईएएस ऑफिसर भी थे उससे पहले, यशवंत सिन्हा साहब, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार नहीं है तो मनमोहन सिंह तो होंगे नहीं। तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि भैया अब एमआरटीपी का समय होता है समाप्त, एमआरटीपी ऑब्सोलीट, बेकार हो गई ये चीज। ये इन्होंने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि अब समय है एक नया लॉ, एक नई शुरुआत करने का। तो इसके साथ देखिए 2002 में जाकर के ये हमारा एक्ट पास हो जाता है। तो इसके बाद बना ये आपका कंपटीशन एक्ट 2002, और प्रेसिडेंट साहब इसके ऊपर साइन करेंगे तभी बनेगा। प्रेसिडेंट साहब ने इसके ऊपर 13 जनवरी को, लेकिन ईयर ध्यान रखिएगा 2003 था, साइन कर दी, और अलग अलग डेट्स पे इसके सेक्शन आते रहे। तो इस तरह से हमारे देश में कंपटीशन लॉ बना। ये थी उसके पीछे की कहानी कि भैया देश की इकोनॉमी को खोलो, आने दो, देश को ही बढ़िया रहेगा। नाउ देखिए, जब भी हम एक्ट पढ़ते हैं उसका थोड़ा टेक्निकल एक हिस्सा आपको पता होना चाहिए। मैं उसके टेक्निकल हिस्से में आपको लेके चलता हूं कि इस एक्ट के, अब क्योंकि हमें एक्ट स्टार्ट करना है, तो इंटरेस्टिंग चीज ये है एमसी की साइट, आप सारे जानते ही होंगे, चलिए मैं आपको लेके जाता हूं। ये है एमसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आप साइट पे जाएंगे, बहुत बढ़िया ये साइट बना दी गई है 2021 में। देखिए ई बुक, ये मैंने क्लिक किया तो सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं, आप क्यों कई एक्ट को मैनेज करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे, स्वाभाविक है, कंपटीशन एक्ट। आप यहां क्लिक करें, ये किया। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, थोड़ा सा देखने में इशू आ सकता है, आप अपने खुद के मोबाइल वगैरह पे देख सकते हैं। कंपटीशन एक्ट 2002। सेकेंड आप चीज देखते हैं, एक्ट नंबर 12 ऑफ 2002। इसका मतलब है 2002 में जो कानून बने थे इसका 12वां नंबर था। अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम काफी आती रही हैं। अगर आप देखेंगे इसके आपको चैप्टर नजर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स। यहां पे 9 चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर, स्वाभाविक अलग अलग चीज पे। तो यहां समय होता है कि मैं आपके साथ इस एक्ट के बारे में ये चीजें डिटेल में बता दूं, ताकि पढ़ना क्या है इस एक्ट में आपको समझ तो आ सके। तो आइए जरा इस एक्ट के बारे में ये चीज हम शेयर कर लें। सो कंपटीशन एक्ट 2002, अभी आपने देखा ये डिवाइडेड है 9 चैप्टर्स में इनटू, ये हमने पढ़ना है 9 चैप्टर्स। चैप्टर का मतलब भी क्या है, डीलिंग विद द स्पेसिफिक इशू। एंड एक चैप्टर बनता है ग्रुपिंग ऑफ सेक्शन से, कंप्राइजिंग ऑफ 66 सेक्शंस। ये हैं जी इसके अंदर। अब अगर हम इन चैप्टर्स के बारे में थोड़ा जान लें, देखें, थोड़ा मैं लिखना पसंद करूंगा।
चैप्टर, देखिए हर चैप्टर का एक हेडिंग है, एक नाम है, फिर हर चैप्टर के अंदर स्वाभाविक है कुछ सेक्शंस होंगे। थोड़ा सा मैं रिवर्स लिख देता हूं ताकि हेडिंग के बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल भी आपको बता पाऊं। हेडिंग कहें या मार्जिनल नोट जिसे हम कहते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर रोमन में नंबरिंग है, 9 चैप्टर है पहला, क्योंकि ये 9 चैप्टर्स मैंने लिखा है यहां पे। सो 1 till 9 इस ढंग से है। तो जो चैप्टर नंबर 1 है, अगर हम इसका नाम देखते हैं, हेडिंग देखें, तो ये है जी प्रीलिमिनरी, स्टार्टिंग, शुरुआत। नॉर्मली हर एक्ट में जो प्रीलिमिनरी होता है उसके अंदर 2 ही सेक्शन होते हैं, 2 मिलेंगे आपको भी। सेक्शन 1 जिसे हम अभी समाप्त कर देंगे। देखिए सेक्शन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो आप जानते होंगे सेक्शन 1 में नॉर्मली हमें 3 चीजें दिखती हैं। एक शॉर्ट टाइटल, इस एक्ट का नाम। नंबर 2 एक्सटेंट, कहां लगेगा, पूरे भारतवर्ष में। तीसरी बात कमेंसमेंट, ये कौन सी डेट से चालू हुआ। बस ये 3 चीजें आपको नजर आएंगी और कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। और नो डाउट बड़ी बात होती है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वो होता है सेक्शन नंबर 2, क्योंकि उसके अंदर आती हैं डेफिनेशंस। आइए फिर से मैं आपको साइड पे एक बार लेके चलता हूं। देखिए ये मैंने प्रीलिमिनरी यहां क्लिक किया, देख रहे हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, एंड नंबर 2 पे आपको दिख रहा है डेफिनेशंस। तो मैं पहला क्लिक कर रहा हूं क्योंकि यहां से मैं एक चीज और खूबसूरत आपको सिखाऊंगा सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 तो देखिए चैप्टर नंबर 1 यहां से स्टार्ट हुआ, फिर प्रीलिमिनरी आया, फिर आता है सेक्शन 1। तो पहली बात, एक्ट का नाम आप सारे जानते हैं, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कॉम्पिटिशन एक्ट, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ J&K, क्योंकि बहुत सारे एक्ट तो देखिए J&K पे आपने लगा दिए हैं। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। अलग अलग डेट्स पे यही लिखा है नीचे कौन सी डेट पे कौन सा सेक्शन आया, तो इसलिए मैंने वो सिर्फ प्रेसिडेंट की एसेंट वाली डेट आपसे शेयर कर दी थी। नाउ समझना ये होता है एक्ट के शुरू होने से पहले ये हेडिंग देखें आप, ये क्या है, ये 4 लाइनें 5 लाइनें किसके ऊपर है, इसे कहते हैं प्रियम्बल। यहीं से हम एक्ट के निकालते हैं ऑब्जेक्ट्स, और यही सबसे बढ़िया चीज होती है। अगर आप इसे गौर से पढ़ें, क्या लिखा है, एन एक्ट टू प्रोवाइड कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कमीशन। कमीशन का मतलब मैंने बता दिया था आपको, CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। 2 प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, प्रिवेंट, प्रमोट कॉम्पिटिशन। P से ही प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो ये आप एक्ट की शुरुआत में देखते हैं, तो इससे हमेशा जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हैं, देखिए तो उसका एक बड़ा हिस्सा आता है प्रियम्बल, जिसे हम प्रीफेस भी कहते हैं। और प्रियम्बल से ही आपने सीखने वाली चीज है, वहीं से आप निकालते हैं किसी भी एक्ट के ऑब्जेक्ट्स। तो जहां तक ऑब्जेक्ट्स का सवाल है, देखिए मैं आपको ये कोड की देना चाहूंगा, PPP, ई से इतनी भी ना P, राइट। तो मैंने लिखे 3P, रादर बेहतर होगा मैं एक P और ऐड कर देता हूं, दैट विल बी मच बेटर, ताकि हर एक्ट में आपको ये चीज कॉमन थोड़ी नजर आ सके। तो आपने प्रियम्बल में वर्ड देखा था, पहला वर्ड था P से प्रिवेंट, P से ही आपने वर्ड देखा था प्रमोट, P से आपने देखा था वर्ड प्रोटेक्ट, तो लॉ में से निकल के आते हैं ऑब्जेक्ट। और P से मैं एक बना दूंगा यहां थोड़ा इजी करने के लिए, प्रोवाइड फॉर, और E से था इंश्योरिंग। तो हमेशा ऑब्जेक्ट से आप बहुत कुछ सीखते हो, तो एग्जाम में बहुत सारी चीजें आप हैंडल कर पाते हो, प्रोवाइडेड यू नो द ऑब्जेक्ट। तो प्रिवेंट क्या करना है, प्रैक्टिसेस, भाई कौन सी, हैविंग एडवर्स इफेक्ट, भाई किसके ऊपर, वो तो आप जानते ही, कंपटीशन, ऑन कंपटीशन। प्रमोट किसे करेंगे आप, नेचुरल कंपटीशन को।
प्रोटेक्ट किसको करेंगे आप? कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर इज द किंग। प्रोवाइड फॉर व्हाट? इंसिडेंटल मैटर्स। कोई भी इस चीज से रिलेटेड कोई इश्यू होगा तो आप लॉ के द्वारा ही मैनेज करोगे ना उसको। रिलेटेड मैटर्स। इंश्योरिंग व्हाट? फ्रीडम। फ्री ट्रेड की बात करी थी हमने, दैट इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड, राइट। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। नो डाउट, एज आई सेड, चैप्टर नंबर 1 में हमने बड़ी चीज क्या पढ़नी है? हमने चैप्टर नंबर 1 में बड़ी चीज पढ़नी है जनाब, डेफिनेशन। डेफिनेशन का मीनिंग आप सारे जानते हो, स्पेशल टर्म्स, तभी एक्ट को आप डेवलप कर पाओगे। तो ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। कहानी आगे बढ़ती है। चैप्टर नंबर 2 इसका एक बढ़िया चैप्टर है। इसके अंदर हम 3 चीजें पढ़ेंगे, ये सीखिए आप। चैप्टर नंबर 2 के अंदर 3 आइटम सी के लिए आसान रहता है कि आएगा क्या। ये 3 आइटम किस चीज के ऊपर होंगे? तो देखिए, ये हैं शॉर्ट में मैं कहूं एसीए, एडीपी एंड तीसरा है करते हैं बात इसकी। तो दरअसल चैप्टर का नाम कुछ इस तरह से है, प्रोहिबिशन, रोक लगाओ। किसके ऊपर? ऑफ सर्टन एग्रीमेंट्स। कुछ एग्रीमेंट आप कर नहीं सकते। मैंने देखो वर्ड क्या लिख दिया शॉर्ट में, एसीए, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं करेंगे जो एंटी कॉम्पिटिटिव हो। देन क्या लिखा है? एडीपी स्टैंड्स फॉर, तो एक हम प्रोहिबिशन लगाएंगे सर्टन एग्रीमेंट्स के ऊपर, राइट। फिर ऑब्वियसली प्रोहिबिशन ही लगाएंगे किस चीज के ऊपर? ये चीज आप ना कर सकें, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। दैट मीन सीखा क्या? पहले जो एक्ट था एमआरटीपी, वो कहता था आप मोनोपोली नहीं होने देंगे। अब हम कह रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे काम करो। आपके सामने अंबानी, अडानी, किसान, हम दो डोमिनेंट हो गए। नहीं जी, हर चीज, हर काम। क्या काम नहीं कर रहा रिलायंस आज के दिन? टाटा क्या नहीं कर रहा? टाटा का आप पकड़ो, आपके मोबाइल, एवरीथिंग, चाहे रिलायंस ले लो, दोनों के ही किराना स्टोर, कपड़े दोनों बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों बेचते हैं। टाटा हो, रिलायंस हो, बिजली ये बेच रहे हैं, मकान, फ्लैट ये बेच रहे हैं। उन्हीं के आप चैनल्स देख रहे हो टीवी पे, दोनों का सेम। सब्जी, आलू, गोभी, क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ज्वेलरी ये बेच रहे हैं, इंश्योरेंस का व्यापार ये कर रहे हैं। बचा क्या? एजुकेशन में ये आ गए हैं। अब तो शादी करवाने वाला बस मैरिज ब्यूरो बच गया शायद, वो भी यू नेवर नो। सो तो डोमिनेंट पोजीशन पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका अब्यूज नहीं होना चाहिए। एंड तीसरी आप क्या देखेंगे? रेगुलेशन, रेगुलेट करना ऑफ कॉम्बिनेशंस, दैट्स द वर्ड। कॉम्बिनेशन से थोड़ा आपको मर्जर एमैल्गमेशन, बिल्कुल उसी की बात होगी कि अगर आप 2 कंपनियां मिलकर कुछ गेम खेल रही हैं, करो, खेलो, बस उसको रेगुलेट करेंगे अब। तो ये चीज आती है हमारी सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 2 के अंदर, और यहां हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 3 से लेके 6 तक। जहां पे एसीए की बात करूं तो ये आप पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 3 के अंदर, ये 4 के अंदर। यही मेन है इस एक्ट का हिस्सा। और ये आप पढ़ेंगे 5 एंड 6 में। 5 में कॉम्बिनेशन क्या होता है, 6 में उसको रेगुलेट करने के बारे में हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 आ जाता है जी हमारा सीसीआई के ऊपर, जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले ही कर दिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। किस तरह से है, कैसे है, कब बनाया गया, क्या पावर्स हैं, दिस एंड दैट कह लीजिए। सेक्शन नंबर 7 से लेके 17 के अंदर। लेकिन मैं कहूंगा सीसीआई से लिंक होता है चैप्टर नंबर 4 भी उसी के ऊपर ही, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में क्या आ गई, इसी सीसीआई की लिंक्ड है। ड्यूटीज कहें, पावर्स कहें,
एंड फंक्शंस का है। तो ये तो भैया एक तरह से आप ये लेके चलिए कि सीसीआई हमने पढ़ना है सेक्शन नंबर 7 से स्टार्ट करते हुए 17 पे कहानी नहीं खत्म हो रही, इसकी कहानी लंबी चौड़ी जा रही है। और ये जाकर के देखिए आपके सामने है 40 तक पहुंच गई। 7 से 40 सीसीआई सबसे आसान है, आधे घंटे में हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए मेन मैंने आपको बता दिया, जो मेन हिस्सा है ना जनाब वो आपका यही है, चैप्टर नंबर 2। थोड़ा डेफिनेशन हमेशा अच्छा होता ही है। देन चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ेंगे डीजी के ऊपर, ड्यूटीज ऑफ एक डायरेक्टर जनरल साहब, ये भी कह लीजिए एक तरह से अथॉरिटीज के ऊपर ही कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये सिर्फ हम एक सेक्शन के अंदर ही इन्हें देखेंगे, ओनली इन द वन सेक्शन 41 के अंदर। देन चैप्टर नंबर 6 के अंदर देखिए ये आती है हमारी पेनल्टीज। तो अगेन ओपन बुक है तो हमें कोई रटम आने की तो ऐसा कोई जरूरत है नहीं, तो ये आप देखेंगे 42 से लेके 48 तक। एंड चैप्टर नंबर 7, जैसे हम कह रहे थे कंपटीशन को बढ़ाओ, तो कंपटीशन एडवोकेसी एडवोकेट वर्ड से किसी चीज को बढ़ाना, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 7। और जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें भी सिर्फ एक सेक्शन ही हमें देखना है। देन आ गया अगेन आसान चैप्टर, फाइनेंस कहें, अकाउंट्स कहें एंड ऑडिट। तो फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट हमेशा हर एक में लगभग ये चीजें सेम रहती हैं 50 से लेके 53 के अंदर। देन यहां थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग हिस्सा हम क्या देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग आई फाइंड इट। चैप्टर नंबर देखिए 8 हो गए थे, यहां मैं लिख रहा हूं 8A। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इससे आपको पता चलता है कि नेचुरल है ये सेक्शन, ये चैप्टर एक नया इंसर्ट हुआ, ऑब्वियसली ये पहले नहीं था। और इस चैप्टर में आप क्या देखेंगे, क्योंकि बीच में सेड़ा तो सेक्शन देखो वही है 53, इधर भी यही 53 है। तो बेसिकली ये आपको दिखेगा 53 N से लेके U तक। सर ABCD कहां गया, वो ओमिट हो चुका है। और इस चैप्टर का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए एपीलेट ट्राइब्यूनल। देखिए सीसीआई जो है एक एनफोर्समेंट बॉडी है, लेकिन वो क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, कोर्ट की तरह भी है। कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी गलत चीज आपके साथ हो रही है तो आप नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाएंगे, सीसीआई में आएंगे। लेकिन वहां पे इंसाफ नहीं मिला तो कहां जाओगे, एपीलेट ट्राइब्यूनल। और इंटरेस्टिंग आंसर क्या है, पहले इसके लिए एक अलग से ट्राइब्यूनल बनाया गया था इस एक्ट के लिए, लेकिन नाउ अब नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल, जिसे आप सेक्शन 410 कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, सेम वही ट्राइब्यूनल कंपनीज एक्ट वाला, वही इसकी अपील भी मैनेज करेगा। तो इसके साथ आगे हम हमारे आखिरी चैप्टर नंबर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मिसलेनियस। तो जैसे मैंने आपको बताया था 66 तक ये चैप्टर जाता है, तो 54 से लेके 66 तो प्रश्न ये आता है भाई मिसलेनियस में क्या होगा। लगभग मैं कहूंगा हर एक में ये भी मिसलेनियस चैप्टर सेम होता है। नॉर्मली आखिर में लिखा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर, ये वो फलाना ढमकाना, कि इस एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा या नहीं, नॉर्मल सिविल कोर्ट में आप नहीं जा सकते, ये वो। तो यहां आप देखेंगे पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सक्लूजन ऑफ सिविल कोर्ट, आप नॉर्मल कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको सीसीआई में ही केस करना पड़ेगा, ओवर राइडिंग इफेक्ट, ये वो, केस एक्ट का अफेक्ट सुपीरियर होगा कंपेयर टू अदर एक्ट, दिस एंड दैट, राइट। तो ये है बेटा जी हमारा इस एक्ट की स्कीम, इस एक्ट के ऊपर क्या क्या हमने पढ़ना, कैसे पढ़ना है। मैंने आपको मेन हिस्सा बता दिया जनाब, एक डेफिनेशन बढ़िया चीज है। एंड दूसरी बात जैसे मैंने आपको बताई, ये है असली चीज चैप्टर नंबर 2। बाकी इट इज वेरी इजी, दिस इज नथिंग
other than this. तो आज का हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन एक चीज जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि आपके स्टडी मैट आप पढ़ना चाहें, ये पेजेस पढ़ें, आप मेरे साथ लिख रहे हैं, इट इज गुड फॉर यू, क्योंकि कम से कम एक पेज के अंदर आपको पता यार इतना नहीं पढ़ना, सर ने लिखवा दिया और आपने मेरे साथ लिखा होगा। लिखने में बेनिफिट यही होता है कि आपको आधी चीजें याद हो जाती हैं, दिल लगता है उस चीज में। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।